बच्चों, मैं आपको बोलूँ सर, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 3 जिसका नाम है घातांक मीन्स एक्सपोनेंट। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये घातांक होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पता होगा, जैसे कि हम किसी संख्या को जितने बार गुणा करते हैं, एक ही संख्या को हम जितनी बार गुणा करते हैं उतनी बार उस संख्या को हम उसके घात के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? घात के रूप में। और जो ऊपर में संख्या घात के रूप में लिखते हैं वही दिए गए संख्या का घातांक कहलाता है। तो चलिए इसका परिभाषा मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में घातांक होता क्या है। देखिए घातांक का परिभाषा हमको मिलेगा, किसी संख्या को हम किसी संख्या को हम जितनी बार गुणा करते हैं वो हम जितनी बार गुणा करते हैं उसे उस संख्या के घात के रूप में लिखते हैं। घात के रूप में लिखते हैं। तो घात में लिखी संख्या, घात में लिखी संख्या दिए गए संख्या का घातांक कहलाता है। घातांक कहलाता है। अब इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि कोई संख्या 2 है, कोई संख्या 2 है, इसको हमने कितने बार गुणा कर दिया? देखिए इसको हमने गुणा कर दिया कितने बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 2 का घात 5। तो सिंपल सी बात, किसी संख्या को हम जितनी बार गुणा करते हैं उसको उस संख्या के घात के रूप में लिखते हैं। तो देखिए ये जो 5 जो रहेगा 2 का कहलाएगा घातांक। क्या कहलाएगा? घातांक। किसी संख्या को हम जितनी बार गुणा करते हैं उसको उस संख्या के घात के रूप में लिखते हैं। और जो संख्या के घात के रूप में लिखे हैं यही संख्या दिए गए संख्या का कहलाता है घातांक। मतलब यहाँ पर घातांक क्या होगा भाई? ये होगा हमारा कितना? 5। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 2 का घात 5। कैसे पढ़ेंगे? 2 का घात 5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घातांक किसे कहते हैं। मान लो हम कोई संख्या के बजाय लिख देते हैं चर राशि को। एक को हम गुणा कर देते हैं कितने बार? 3 बार। एक को हमने कितने बार गुणा कर दिया? 3 बार। तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 का घात 3। मतलब ये जो 3 है वो एक का क्या कहलाएगा? घातांक। घातांक को आप शॉर्ट फॉर्म में घात भी कह सकते हो। तो इस तरीके से हमको 1 का घात 3 प्राप्त हुआ। तो ये जो 3 है क्या कहलाएगा? 1 का घातांक। अब यहाँ पर बात समझिए, ये 3 तो कहला दिया, हमने कह दिया इसको घातांक। ए को हमने क्या कहा? ये कहलाता है क्या? आधार। क्या कहलाता है? आधार। तो ये जो संख्या जिसकी गुणा हो रहा है उसको हम कहेंगे आधार। और जितनी बार गुणा करने पर संख्या को हम घात के रूप में लिखते हैं वो कहलाएगा उस आधार का घातांक। तो इस तरीके से 3 हो गया हमारा क्या? घातांक। घातांक क्या हुआ? 3। और आधार हम क्या लिखेंगे? इसका आधार हो गया हमारा क्या? 1। इस तरीके से 3 कहलाएगा घातांक और ये क्या कहलाएगा? आधार। तो सिंपल सी बात, आपको घातांक का परिभाषा समझ में आ गया होगा। किसी संख्या को हम जितनी बार गुणा करते हैं उसे उस संख्या के घात के रूप में लिखते हैं और घात में लिखी हुई संख्या उस संख्या का कहलाता है क्या? घातांक। क्या कहलाता है? घातांक। और नीचे में दिए गए संख्या कहलाता है हमारा आधार। तो इस तरीके से इसका परिभाषा हो गया। अब प्रश्नावली या उदाहरण को, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको मैं बताता हूँ कुछ फार्मूला। और ये फार्मूला केवल और केवल 9वीं के लिए नहीं, ये आगे जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आगे जितने भी क्लास हम पढ़ने वाले हैं, चाहे हम कॉलेज करें या आगे जाके हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करें, उसके लिए यूज होगा। तो इन फार्मूला को आपको एकदम अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फार्मूला की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं घातांक के नियम, मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो बच्चों मैं आपको जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि अभी जो हम सूत्र पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको फार्मूला को लिख कर ये नहीं बोलूँगा कि इसको आप याद कर लीजिएगा,
मैं आपको टोटल डिटेल में बताने वाला हूँ कि फार्मूला को किस तरीके से आप याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो फार्मूला आपको मिलने वाला है वो रहेगा a टू पावर ऑफ m इंटू a टू पावर ऑफ n, मतलब a का घात m गुणा a का घात n। यहाँ पर यदि आधार समान हो, मैं आपको बोला था ना इसको हम कहते हैं आधार और इसको हम कहते हैं घातांक। यदि आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातांक आपस में जुड़ जाएगा। यदि आधार समान हो और गुणा का चिन्ह हो तो घातांक आपस में जुड़ जाएगा। मतलब इसको हम लिखेंगे a को एक बार लिखकर m धन n। ध्यान से समझिए, आधार समान है, गुणा का चिन्ह है तो घातांक आपस में क्या हुआ, जुड़ गया। आधार को लिखना है एक बार, ये तो हो गया गुणा के लिए। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, a टू पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू पावर ऑफ n, मतलब a के घात m को हम भाग करेंगे a के घात n से, तो आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है तो घातांक आपस में घट जाएगा। यदि गुणा था तो जुड़ा और यदि भाग है तो क्या होगा, घट जाएगा। मतलब a का घात m माइनस n। अब बच्चों ये भाग के रूप में मिला है, हो सकता है ये आपको बटा के रूप में मिले, मतलब a का घात m बटा a का घात n के रूप में यदि मिले तो आपको इसको भी लिखना है a टू पावर ऑफ m माइनस n। तो बटा का मतलब ही होता है भाग। और एक बात सबसे मेन बात, यदि आप किसी भी संख्या को घातांक के रूप में लिखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि आधार का जो आकार है, जो साइज है वो इससे बड़ा ही होना चाहिए। मतलब घातांक जो है वो छोटा होना चाहिए और आधार जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लिखने के टाइम आपको आधार को थोड़ा बड़ा रखना है और घातांक को थोड़ा सा उससे छोटा रखना है। तो चलिए अब अगला हमारा पास फॉर्मूला मिलने वाला है वो है a टू पावर ऑफ m होल टू पावर ऑफ n, मतलब a का घात m और पूरे का घात n। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं घात के ऊपर घात हो, क्या घात के ऊपर घात हो तो घातांकों का आपस में हो जाता है गुणा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, a का घात m गुणा में हो जाएगा m। यदि किसी भी संख्या के घात के ऊपर घात दिया है तो घातांकों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। अब अगला देखिए, ये हमारा फार्मूला नंबर 4, यदि a इंटू बी होल टू पावर ऑफ m है, मतलब a और b गुणा के रूप में है और पूरे का घात m है, तो हम a का घात भी m लिखते हैं और b का घात भी हम m लिखते हैं। मतलब a का घात हो जाएगा m गुणा में b का घात m। देखिए गुणा है वो गुणा ही है, इसमें कोई तब्दीली भी नहीं हुआ है, लेकिन a का घात भी हमने लिख दिया m और b का घात भी हमने क्या लिख दिया m। उसी प्रकार फार्मूला नंबर 5 में हमको मिल जाएगा a बटा b पूरे का घात m। यदि a बटा b पूरे का घात m है तो इसी तरीके से इसको भी लिख देना है a का घात भी m और बटा में b का घात भी m। ये तो हो गया फार्मूला नंबर 5। अब देखिए फार्मूला नंबर 6, यदि किसी संख्या का घात, कोई भी संख्या है उसका घात होता है 0। ध्यान से समझिए, किसी भी संख्या का घात क्या होता है 0, तो इसका मान हमेशा होगा कितना, 1। कोई भी संख्या दिया है उसका घात 0 यदि हुआ तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1। चाहे कोई संख्या 0 ही क्यों ना हो, यदि 0 का घात 0 है तो उसका भी मान क्या होगा, 1। यदि कोई संख्या 100 है और 100 का घात भी यदि 0 है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से कोई भी राशि है उसका घात यदि 0 होता है तो हमको उसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले फार्मूला की ओर। यदि किसी संख्या का घात ऋणात्मक है, ध्यान से समझिए, यदि किसी संख्या का घात ऋणात्मक है तो घात को ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए इस संख्या को हम कर देंगे उल्टा। उल्टा कहने का मतलब 1 के बटा के रूप में। यदि किसी संख्या का घात ऋणात्मक है और यदि उस संख्या को हम कर देंगे उल्टा तो जो ऋणात्मक घात है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। मतलब ऊपर से यदि हम इसको नीचे में लिखते हैं तो जो पावर होता है या जो घात होता है वो ऋणात्मक से हो जाएगा धनात्मक। मान लो ये धनात्मक रहेगा तो नीचे यदि उसको हम लेकर आएंगे वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक है तो धनात्मक और धनात्मक है तो ऋणात्मक। अब इसी को देखिए, यदि a हमको मिलेगा a टू पावर ऑफ n, 1 बटा a टू पावर ऑफ माइनस n में, तो इसको प्लस करने के लिए आप क्या करिएगा, ये हो जाएगा a का घात सीधा सीधा n। मतलब इसको हमने उल्टा किया तो ऋण से उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, धन। तो इस तरीके से इतना फार्मूला आपको जो मिला है इसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हमारे आगे का पूरा क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपने उदाहरण को हल करना।
तो जैसे कि आपके ग्रीन बोर्ड में दिखाई दे रहा है उदाहरण नंबर पहला, इसमें बोला गया है सरल कीजिए। तो इसमें का पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है 3 का घात 5 गुणा 9 का घात 4। अब बच्चों हमारा घातांक का नियम तभी हम लगा पाते हैं जब हमारे पास जो आधार दिया है वो कैसा हो, बराबर हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो आधार कैसा है 3, यहाँ पर आधार को देखते हैं तो 9, मतलब आधार तो यहाँ पर बराबर है नहीं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 के घात 2 के रूप में। क्या? 3 के घात 2 के रूप में। तो इसको जब हम हल करेंगे तो तुरंत आपको आधार समान मिल जाएगा, ऐसा है नहीं। आपको थोड़ा सा किसी क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा कि आधार आपका बराबर कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 का घात 5 हमने इसको तो कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो 9 है उसको हमने लिख दिया 3 के वर्ग के रूप में, क्योंकि 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुणा, और 3 का 2 बार गुणा मतलब 3 या 9। तो हमने लिख दिया 3 का वर्ग, और पूरे घात कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पर बात समझिए, आपको ये जो फार्मूला है या ये जो मान दिखाई दे रहा है वो एक फार्मूला के जैसे लग रहा होगा। कौन सा फार्मूला? a का घात m और पूरे का घात n। a का घात m पूरे का घात n का सूत्र क्या होता है? a का घात m गुणा n। आधार समान हो, सॉरी घात के ऊपर घात हो तो घातांकों को आपस में गुणा होता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पर लगना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का घात 5 गुणा 3 का घात 2 और पूरे घात कितना हो जाएगा 4। तो इसका हो जाएगा 3 का घात 2 गुणा 4। हमने क्या किया भाई? घातांकों को आपस में कर दिया गुणा। आप चाहो तो फार्मूला को भी यहाँ पर बता सकते हो, चूंकि a टू पावर ऑफ n होल टू पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू पावर ऑफ n इंटू n। तो इस तरीके से आप फार्मूला को बता सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम जब करेंगे हल तो 3 का घात 5 गुणा 3 का घात 2 गुणा 4 करेंगे तो 3 का घात हो जाएगा 4 गुनी 8। अब ये फार्मूला नंबर पहले के जैसे आपको दिखाई दे रहा है, a का घात n गुणा a का घात n। आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातांक आपस में जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 3 का घात 5 धन 8। तो हमको क्या मिलेगा भाई? 3 का घात 13, 5 और 8 13। 3 का घात कितना मिल गया? 13। आप चाहो तो यहाँ पर फार्मूला बता सकते हो, चूंकि a का घात n गुणा a का घात n बराबर होता है a का घात n गुणा n। तो इस तरीके से 3 का घात जो 13 आया ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आप घातांक का नियम लगा के क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको मिला है यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है 4 गुणा 3 पूरे घात 4 गुणा 2/4 पूरे घात 6। तो बच्चों इसको आप कई तरीके से हल कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो तो इसके लिए यूज होना है a इंटू बी पूरे घात यदि है हमारे पास a तो इसको हम 4 के घात भी लिख देंगे 4 और 3 के घात भी लिख देंगे 4, क्योंकि a इंटू बी पूरे घात n का मतलब a का घात भी m और b का घात भी m। इसी प्रकार 2/4 पूरे घात है 6 तो 2 का घात भी 6 बटे में 4 का घात भी 6 ही लिखेंगे। तो चलिए भाई इसको यदि आपको फार्मूला याद है तो एकदम इजी आप बना सकते हो। ये हो जाएगा हमारे पास 4 का घात 4 और गुणा में हो जाएगा हमारे पास 3 का घात 4। वैसे ही ये हो जाएगा हमारे पास 2 का घात 6 और बटा में हो जाएगा 4 का घात 6। बच्चों जो मैं बना रहा हूँ जो क्वेश्चन जिस तरीके से मैं इसको करा रहा हूँ आप इसको उदाहरण से मैच करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि मेरा जो विधि है वो उदाहरण से मैच हो। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको अपने तरीके से बनाएं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक याद रहे, क्योंकि अपने तरीके से बनाए हुए क्वेश्चन हमेशा याद रहता है, न कि किसी चीज़ को देख कर बनाएंगे तब के लिए। तो चलिए यदि उदाहरण का भी क्वेश्चन तो भी इसको उदाहरण से मैच मत करेंगे, क्योंकि उससे मैच होने वाला नहीं है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं इसको, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं 4 घात 4 है, यहाँ पर 4 घात 6 है, तो इन दोनों का आधार समान है। तो देखिए इन दोनों का आधार समान है तो आप इसको एक काम कर सकते हैं कि इसको घटाने वाला काम कर सकते हैं। एक काम, या तो आप 4 का घात जो 4 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 का घात 2 के रूप में। किसको? केवल 4 को। ध्यान समझिए मैं क्या कर रहा हूँ 4 को लिख रहा हूँ 2 घात 2 और पूरे घात हो जाएगा कितना 4। और उसी प्रकार इसको भी मैं लिखूंगा 2 घात 2 और पूरे घात 6। मतलब मैं इस 2 के लिए पूरे का प्रोसेस बदलने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं आधार को करने वाला हूँ बराबर। इसको तो कुछ करेंगे नहीं, इसको जो बच्चों लास्ट तक लिखते रहेंगे। तो ये हो जाएगा 4 को हमने लिख दिया 2 का घात 2 केवल इस 4 को, और पूरे का घात क्या मिला हुआ है हमको 4।
और गुणा में हम पहले से दिया हुआ है 3 का घात 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 का घात 6 बटा में। अब इस 4 में क्या लिखेंगे, फिर से 2 का घात 2 और पूरे का घात दिया हुआ है हमको क्या 6। तो यहाँ पर नियम क्या लगेगा, घात के ऊपर घात है तो घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 चौक 8 मतलब 2 का घात हो जाएगा 8 और गुणा में हमको मिला हुआ है 3 का घात 4 और यहाँ पर देखिए 2 का घात हमको प्राप्त हुआ है 6 और बटा में 2 छक्के हो जाएगा कितना 12। तो ये हो जाएगा 2 का घात 2 छक्के 12। अब देखिए यहाँ पर आधार है कैसा समान, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में हो रहा है गुणा, इसका घातांक होगा आपस में प्लस, क्योंकि गुणा का चिन्ह है तो घातांक आपस में क्या होगा प्लस, लेकिन ये बाद में जाकर होने वाला है माइनस। तो चलिए भाई पहले इसको हम एक साथ यहाँ से यहाँ हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इन दोनों का आधार है समान, बीच में है गुणा का चिन्ह मतलब घातांक हो जाएगा प्लस, तो 2 का घात हो जाएगा हमारे पास 8 धन 6 और इसके बटन में हम लिख देते हैं कि इसको 2 का घात 12 को और गुणा में हमें अलग से क्या मिला हुआ है 3 का घात 4 के रूप में। देखिए इन दोनों को हमने हल कर दिया, अब 8 और 6 मिला के हो जाएगा 14। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, 2 का घात हो जाएगा 14 और बटन में दिया हुआ है 2 का घात 12 और गुणा में 3 का घात दिया हुआ है पहले से 4। अब समझिए इन दोनों का आधार समान, बीच में भाग का चिन्ह, घातांक आपस में होगा माइनस। चलिए 12 2 का घात हो जाएगा क्या हमारे पास 2 का घात हो गया 14 ऋण 12, आधार समान भाग का चिन्ह घातांक आपस में घट जाता है और गुणा में हमको दिया हुआ है 3 का घात 4। देखिए 2 घात 14 में 12 दिया है, 2 का घात हो जाएगा 2 और गुणा में हो जाएगा 3 का घात 4। आप यदि चाहो तो 2 बार गुणा करके और 3 का 4 बार गुणा करके हल कर सकते हो, और यदि नहीं करते हो तो इसी को आप कर दीजिए क्या आंसर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको मिला है यह है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है 6 का घात 2 पूरे घात 4 गुणा 6 का घात 5 और इसके बटन में दिया है 6 का घात 4। तो बच्चों इसमें आपको आधार को समान करने की आवश्यकता है ही नहीं, सभी जो क्वेश्चन दिया है सब में आधार समान कितना दिया हुआ है 6। बस आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ पर कौन से फार्मूला यूज होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको हल करना। तो सबसे शुरू में हमको दिखाई दे रहा है 6 का घात 2 पूरे घात 4 मतलब घातांकी के ऊपर घातांक मतलब घातों का आपस में हो जाता है गुणा, तो ये हो जाएगा 6 का घात 2 चौक हो जाएगा 8 और गुणा में 6 का घात हो जाएगा 5 और बटन में हो जाएगा 6 का घात 4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आधार समान है, गुणा का चिन्ह है, घातांक यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 6 का घात 8 धन 5 और इसके बटन में हो जाएगा 6 का घात 4। अब देखिए 6 का घात 8 और 5 जोड़ने पर हो जाएगा 13, बटन में हो जाएगा 6 का घात 4। अब आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातांक आपस में घट जाता है, तो 6 का घात 13 में हो जाएगा कितना 4। तो चलिए इस तरीके से हमने इसको बनाया। अब घटाने पर कितना आ जाएगा भाई 6 का घात 13 में 4 घटा हो जाएगा कितना 9। तो इस तरीके से हमको आंसर जो मिला वो क्या है 6 का घात 9। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पूरा प्रश्न हमने हल कर लिया। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो हमको उदाहरण मिला हुआ है यह है उदाहरण नंबर 2। इसमें बोला गया है निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो बच्चों उदाहरण नंबर 2 का उपयोग पहला प्रश्न हमको दिया है, यह है 3 का घात 4 गुणा 3 का घात ऋण 8। तो घात चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो आपको उसके चिन्ह से मतलब नहीं रहेगा, आपको मतलब रहेगा कि हम वहाँ पर घातांक का कौन सा नियम लगा रहे हैं या वहाँ पर कौन सा नियम यूज होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि आधार कैसा है समान, बीच में कैसा है गुणा का चिन्ह, घातांक आपस में जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमारा नियम कहता है हम वैसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का घात 4 धन, ध्यान समझिए आधार समान है तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक बार चूंकि गुणा का चिन्ह है तो घातांक आपस में जुड़ेगा, तो 4 धन इसके साथ कौन जुड़ेगा ऋण 8। तो यहाँ पर आपको बिना किसी हिचकिचाहट के जो हमारा प्रोसेस कहता है जो हमारा नियम कहता है वही लगा देना है। तो चलिए भाई ये हो जाएगा 3 का घात 4 धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, तो 3 का घात 4 ऋण धन का गुणा ऋण, ये हो जाएगा हमारे पास 8। देखिए 3 का घात 4 में जब 8 घटेगा तो सिंपल सी बात है 8 में ही 4 घटना है, तो 8 में जब 4 घटेगा तो आ जाएगा 4, चूंकि चिन्ह लगाना है बड़ी संख्या का मतलब लग जाएगा माइनस। अब यहाँ पर आप समझिए चूंकि 3 का घात ऋण 4 है और घात यदि ऋणात्मक है
और उसको बनाना होता है धनात्मक, तो आप ऊपर से कहाँ ले आते हैं उसको नीचे, मतलब 1/3 का घात हो जाएगा ऋण से धन 4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का घात 4। तो इस तरीके इसका आंसर को क्या मिला 1/3 का घात 4 के रूप में। ये तो हो गया इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है ऋण 2 पूरे घात ऋण 3 गुणा में ऋण 2 पूरे घात ऋण 4। सिंपल सी बात, इन दोनों का आधार चाहे ऋणात्मक है लेकिन आधार कैसा है, समान है, और आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, मतलब घातांक आपस में जुड़ जाएगा। तो घातांक आपस में जुड़ेगा मतलब सिंपल सी बात। देखिए अभी यहाँ पर भी ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई, जो हमारा प्रोसेस करता है बस वही करना है हमको। देखिए इसका आधार समान है, हमने लिख दिया एक बार, क्योंकि गुणा का चिन्ह मतलब घातांक आपस में जुड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा ऋण 3 और प्लस में आ जाएगा हमारे पास ऋण 4। चलिए भाई ये हो जाएगा ऋण 2। अब देखिए ऋण 4 धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, सॉरी ऋण 3 धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, तो ये हो जाएगा ऋण 3 ऋण में हो जाएगा क्या 4, तो ये हमको मिला ऋण 2 ऋण 3 और ऋण 4 का मान हो जाएगा ऋण 7। अब ऋण 2 का घात ऋण 7 है, तो ऋण को धन बनाने के लिए कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। तो देखिए केवल और केवल घातांक का चिन्ह बदलेगा, ये नहीं है कि ऋण 2 नीचे आके धन 2 हो जाएगा। ऋण 2 है तो ऋण 2 ही रहेगा, उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब आधार के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होना है। जो बदलाव होगा किसे चिन्ह में होगा, घातांक के चिन्ह में। तो इसको हम लिखेंगे 1/ऋण 2 का घात का धन 7। इस तरीके से इसका आंसर क्या मिल जाएगा 1/ऋण 2 का घात 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो हमको उदाहरण दिया है ये है उदाहरण नंबर 3। इसमें बोला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यदि प्रश्न में बोल दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए, तो वहां पर आपको उस संख्या को घातांक के रूप में नहीं छोड़ना है, जो भी घात आया रहेगा उसको आपको हल करके एक इक्विवेलेंट मान निकाल के रखना होगा। मतलब अभी हम जो क्या करते थे, क्वेश्चन आता था उसमें घात के रूप में छोड़ देते थे ना, यहाँ पर आपको घातांक के रूप में नहीं छोड़ना है, इसको पूरा का पूरा हल करना है, तभी हम उसको कहेंगे उसका मान यही है करके। तो चलिए जैसे हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिला है, इसमें हमको क्या दिया गया 5 घात ऋण 2। अब आपको पता है घात ऋणात्मक है, धनात्मक करने के लिए हम इसको कर देते हैं उल्टा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 घात 2, और घात मतलब होता है उस संख्या को उतने बार गुणा। तो ये क्या हो जाता है हमारा 1/5 गुणा 5 मतलब 1/5 पंच हो जाएगा 25। तो इसको हमने घात से टोटल मान निकाल दिया, इसका मान क्या हुआ 1/25, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार अब इसको हम देखते हैं, तो इसमें हमको मिला है 1/2 घात ऋण 5, इसमें बटा में ऋणात्मक में है, तो इसको हम ले जाएंगे उल्टा। जैसे यहाँ पर ऊपर में था तो हमको उसको कहाँ लाना पड़ा, नीचे, क्योंकि प्लस करना था। यहाँ पर नीचे में माइनस है, उसको प्लस करने के लिए कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/2 घात ऋण 5 जो हो जाएगा केवल 2 घात 5 के रूप में। हम नीचे से कहाँ लेके चलेंगे उसको ऊपर। तो आपको ज़्यादा दिमाग में चल रहा होगा ना, तो बटा में 1 भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 घात 5 मतलब 2 का 5 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब हमने क्या प्राप्त करना है, इसमें से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो इसका मान कितना हो गया भाई 32, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है हमको, अगला प्रश्न में हमको दिया हुआ है 4 का घात 7 और इसके बटा में है 4 का घात 4। आधार है समान, घातांक को हम कर देंगे माइनस। आधार समान है क्योंकि बीच में माइनस सॉरी बटा का चिन्ह है ना, बटा मतलब भाग, और भाग यदि होता है मतलब घातांक आपस में घट जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का घात 7 ऋण 4, घातांकों को आपस में हमने कर दिया माइनस। अब देखिए 4 का घात 7 ऋण 4 का मतलब हो जाएगा कितना 3। अब 4 घात 3 है मतलब 4 का 3 बार गुना, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ये हमको मिल गया कितना 64, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आपको यदि मान ज्ञात करने के बोलेंगे तो टोटल सीधा सीधा किसी संख्या के रूप में हमको उसको मान प्राप्त करना होता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 मतलब उदाहरण नंबर 3 को हल कर लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको दिया गया है वो है हमारा उदाहरण नंबर 4। इसमें भी बोला गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है ये है 4/7 घात ऋण 3। अब आपको तो पता है घात यदि ऋणात्मक है तो हम आधार जो दिया उसको हम कर देते हैं उल्टा। अब देखिए इसको उल्टा करने का मतलब 7 जाएगा ऊपर 4 आएगा नीचे, तो ये जो ऋणात्मक है वो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। तो चलिए भाई इसको हम हल करना शुरू करते हैं।
तो देखिए ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, 7/4 कर दिया और इसका घात जो ऋण था वो क्या हो जाएगा, धन। जैसे ही हमने आधार को उल्टा किया तो आधार उल्टा हुआ तो घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई 7/4 का घात 3 है, मतलब 7 का भी घात हो जाएगा 3, या आप चाहो तो 7 से 3 बार गुणा कर सकते हो, 7 गुणा 7 गुणा 7 और 4 का घात भी 3 होगा, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4। 7 गुणा 7 गुणा 7 करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 7 7 49 और 49 7 हो जाता है 343। कितना, 343। वैसे ही 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से इसका मान आया 343/64। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हमको क्या दिया गया है भाई, पहला तो मान दिया हुआ है 4/4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला बात देखिए, 16 घात ऋण 2 है, मतलब ऋणात्मक से इसको करना पड़ेगा हमको धनात्मक, मतलब ये हो जाएगा 1/16 का घात 2। हमने क्या किया, इस घात को ऋणात्मक से क्या बना दिया, धनात्मक। और आपको मैं बताया था किसी भी मान, किसी भी राशि का मान यदि घात जो है 0 है, ध्यान समझिए, कोई भी राशि उसका घात क्या है, 0 है, उसका मान क्या हो जाना होता है, 1 हो जाता है। आपको ये बात याद होना है कि 1 का घात 0 जो था उसका मान हमने क्या प्राप्त किया था, 1। वहीं पर मैं आपको एग्जाम्पल दिया था 100 का घात यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर 4 का घात यदि 0 है तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो चलिए भाई 4 घात 4 मतलब 4 का 4 बार गुना, तो ये हमको मिलेगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 और यहाँ पर हमको मिल जाएगा गुणा में 1/16 का घात 2 है तो 16 का 2 बार गुना, 16 गुना 16 और गुणा में 1 है तो उसका वैल्यू तो है नहीं, 1 एकम समझ जाइए आप, 1 हो गया है करके। अब देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16, आप इसको बता सकते हैं, फिर से 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो हमको टोटल सभी जगह एक ही एक दिखाई दे रहा है। तो 1/1 को हम भाग करेंगे 1 से तो हमको मान प्राप्त हो जाएगा कितना, 1। ये जो 1 आया यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज उदाहरण को लेकर साथ ही साथ प्रश्नावली में परिभाषा को लेकर, प्रश्नावली बोलता हूँ आपको, अध्याय में भी परिभाषा और पूरा का पूरा फार्मूला, सबसे मेन जो आज था वो है हमारा फार्मूला, क्योंकि उसके अलावा पूरा का पूरा अगले क्वेश्चन अभी जो हमने उदाहरण बनाए वो वाला, और साथ ही साथ उदाहरण के अलावा प्रश्नावली के क्वेश्चन भी बनने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे बचे हुए उदाहरण को और उसके बाद आगे के प्रश्नावली को। तो आज के लिए इतना ही, आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे चैनल को पहुँचाना, ताकि हर एक बच्चों के पास पूरे का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन रह सके। थैंक यू।